इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 4 में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे पास में कल का एक क्वेश्चन जो अधूरा रह गया था, एक कॉम्बिनेशन है, उसको हम कर लेते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन क्या आपकी बुक में दे रखा है कि C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं कुछ, ठीक है, इन्फिनिटी तक इस तरीके से अरेंज हैं जैसा कि आपको डायग्राम में बताया है कि पहली वाली जो लाइन है उसमें एक कैपेसिटर है, दूसरी वाली जो लाइन है उसमें आपके पास में 2 कैपेसिटर है, तीसरी वाली लाइन में आपके पास में 4 कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें आपके पास में 1 कैपेसिटर है, इसमें आपके पास में 2 कैपेसिटर, इसके आपके पास में 4 कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर 8 कैपेसिटर होंगे। आगे और चलें तो यहाँ पर आपके पास में 16 कैपेसिटर होंगे और इस तरीके से हम चलते जाएंगे। लास्ट में कहीं पर इसके पॉइंट है A एंड B। हमें क्या करना है, इन A और B पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच में ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इनकी सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इनकी सीरीज को सॉल्व करते हैं तो चूंकि यहाँ पर सभी कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड के हैं, इसलिए इस पूरी सीरीज का इक्विवेलेंट हमारे पास में हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। इस सीरीज का हमारे पास में हो जाएगा 1/2 माइक्रोफेरेड, क्योंकि हम अगर इसे 1 हमारे पास में क्या होता है, C1 C2 है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि C इक्विवेलेंट या C डैश या C डबल डैश इज इक्वल टू कितना, 1/C है, तो ये हमारे पास में हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और C डबल डैश इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं 1/2 करके। ये 1/2 है तो आपके पास में ये 1/4 होगा माइक्रोफेरेड। ठीक है, और ये 1 माइक्रोफेरेड, इसके बाद में ये हो जाएगा 1/8 माइक्रोफेरेड, ये 1/4, ये 1/8 माइक्रोफेरेड, और इस तरीके से ये 1/16 माइक्रोफेरेड, और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से चलेगा। अब यदि इन सभी को मैं एक साथ जोड़ूं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए इस तरीके से बना है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बना है उसमें पहला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास में 1 माइक्रोफेरेड आ गई, दूसरे में जो लगा हुआ उसके हमारे पास में आ गई 1/2 माइक्रोफेरेड, तीसरी लाइन में जो कैपेसिटर बनेगा उसकी आ जाएगी हमारे पास 1/4 माइक्रोफेरेड, और इस तरीके से 1/8 माइक्रोफेरेड, और आगे चलते जाएंगे हमारे पास तो 1/16 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास आती रहेगी। तो C इक्विवेलेंट निकालना है तो ये सब किस में हो गया हमारे पास में, पैरेलल में, समांतर में हो गए। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + एंड सो ऑन इन्फिनिटी, चलेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है हमारे पास में GP, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। GP, अब GP क्या होती है कि आपके पास में कोई पद दे रखा है, उस पद को आप एक समान पद से क्या करते जाते हैं, इनटू करते जाते हैं। तो एक समान पद से जब इनटू करते जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में AR का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हमारे पास ये चलती है। इस तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, A जो है वो होता है प्रथम पद। हमने AP पढ़ रखी है 9th क्लास में, GP पढ़ रखी है 11th में शायद, मैथ वालों के लिए। तो A तो आपके पास में होता है प्रथम पद, और जो R है जिससे आप इंटू कर रहे हो वो एक कॉमन फैक्टर आपके पास में है ना, वो आपके पास में कॉमन रेशियो कह सकते हो आप उसको
सार्व अनुपात कह सकते हो आप उसको। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसके कुछ फॉर्मूले, यानी कि अगर मुझे nवां पद ज्ञात करना है तो Tn इज इक्वल टू a r की पावर n-1। ये इसके nवें पद का फॉर्मूला है। यानी कि मुझे सपोज कीजिए कि ये जीपी आपको दे रखी है, इस जीपी में से मुझे तीसरा नंबर पद आपको ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो t थर्ड इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है 1, और r मतलब हो गया 1/2, क्योंकि 1/2 से ही आप इसको आगे से आगे गुणा करते जा रहे हैं, और n यानी कि 3 - 1। तो ये हमारे पास हो गया Tn इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, तो ये हो गया 1/4। तो हमारे पास तीसरा पद क्या है इसका 1/4। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो सारा अनुपात है उसके अनुसार हमारे पास में इसके योग है। ये जो सीरीज है अनंत तक हो सकती है और n पदों तक भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि सार्व अनुपात r जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होने की कंडीशन में n पदों का योग, 1 से छोटा होने की कंडीशन में, 1 से छोटा होने की कंडीशन में n पदों का योग हमारे पास होगा a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, अगर तो a इंटू 1 - r की पावर n और 1 - r। इसी तरीके से अगर मैं अनंत पदों का योग चाहता हूं तो उस कंडीशन में मेरे पास आएगा a अपॉन 1 - r। ये हमारे पास में है कब, जब r इज लेस देन 1। अब यदि r इज ग्रेटर देन 1 है तो उस स्थिति में आपके पास में n पदों का योग, यानी कि परिमित अगर होती है तो उस कंडीशन में a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, जब 1 से बड़ा हो r की वैल्यू। ठीक है, और जो इन्फिनिटी अनंत पदों का जो योग होगा वो अनंत ही होगा, इसमें डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको जीपी को समझते हैं। थोड़ा सा वैसे ये पढ़ चुके हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए फिर से एक बार मैंने इसको बताया। अब इसे अगर मैं इस सीरीज के लिए यूज में लेता हूं तो यहां पर मुझे क्या करना है, पहली चीज तो प्रश्नानुसार जो हमारे पास में प्रश्न दे रखा उसमें देखिए, a तो आपके पास में है 1 और r आपके पास में है 1/2 जो कि लेस देन 1 है। हमें चाहिए अनंत पदों का योग, तो s इन्फिनिटी, जिसे हम कहेंगे c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 1 - 1/2। तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा 1/1/2। 2 को जब ऊपर लाएंगे तो हमारे पास होगा 2 माइक्रोफेरेड। तो c इक्विवेलेंट जो इनका आने वाला है वो होगा 2 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास में, ये कल का क्वेश्चन जो हमारे पास में कुछ रह गया था वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 में आज हमारा टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। यानी कि संधारित्र में जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि वो एनर्जी कहाँ स्टोर है और उसकी मात्रा कितनी है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, ये बताना चाहिए। तो हम पहली बात तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मतलब क्या है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास में 2 प्लेटें हैं संधारित्र की, और संधारित्र की 2 प्लेटों में से एक प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और दूसरी प्लेट उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। ये सब कार्य इस पर लगे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी कि बाह्य बैटरी के द्वारा किया जाता है। तो हम ये मान रहे हैं कि 2 प्लेटें A और B है। पहली प्लेट जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनात्मक होती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणात्मक हो जाती है। ये जो हमारे पास में संधारित्र है ये थोड़ा सा आवेशित है, पूर्ण आवेशित नहीं है ना, पूर्ण आवेशित नहीं है, थोड़ा सा आवेशित है और कुछ आवेश इसको और दिया जा सकता है।
तो चूंकि ये Q आवेश से आवेशित है, तो इस Q आवेश को इस प्लेट से, A प्लेट से B प्लेट तक लाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ा। हमें यही कार्य निकालना है, ठीक है। तो हम ये सपोज करेंगे कि हम पहले dq आवेश लेके आए, वो dq आवेश लाने में कितना कार्य किया गया, उसके बाद में उस किए गए कार्य को हम क्या करेंगे, एनर्जी में परिभाषा अनुसार लिख सकते हैं। तो अब होता क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि जो V वोल्ट की बैटरी है, उस V वोल्ट की बैटरी से कोई Q आवेश A प्लेट से B प्लेट तक लाया गया, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश कितना, Q आवेश को A से B तक लाने पर प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश इज इक्वल टू, विभवांतर हमारे पास में हो गया Q अपॉन C, जहाँ C हमारे पास है चालक की धारिता, ठीक है। ये V डैश है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। अब जब Q आवेश दोनों के ऊपर था, एक पर प्लस Q एक पर माइनस Q, उस कंडीशन में विभवांतर हमारे पास में था Q अपॉन C। dq आवेश को इसी प्रकार dq आवेश को A से B तक लाने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बाह्य स्रोत हमारे पास में बैटरी है, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ये हमारे पास में होगा dw इज इक्वल टू V डैश इंटू dq। विभव जो होता है वो कार्य अपॉन आवेश होता है, कार्य बटा आवेश होता है, तो कार्य जो होगा विभव इंटू आवेश हो जाएगा। तो समीकरण 1 से dw इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू dq। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पूर्ण आवेशित करते हैं। तो पूर्ण आवेशित करने पर जब ये निरावेशन की अवस्था में था, तब इस पर आवेश 0 था। अतः पूर्ण आवेशन के लिए या पूर्ण आवेशन के पश्चात कुल ऊर्जा, या इसको कार्य कहें। देखो, पूर्ण आवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से कैपिटल Q तक समाकलन। इस बात को ध्यान रखें कि जब ये संधारित्र निरावेशित था, तब इस पर चार्ज था 0, और जब ये आवेशित हुआ, पूर्ण आवेशन की बात कर रहे हैं हम, जब ये पूर्ण आवेशित हुआ तब इसके ऊपर आवेश था कैपिटल Q। और ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जब ये ना तो निरावेशित है ना पूर्ण आवेशित है, तब प्लस Q माइनस Q है, ठीक है। तो 0 से Q तक समाकलन करने पर हमारे पास में आएगा W इज इक्वल टू 0 से कैपिटल Q अपॉन C dq। C जो कि कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर ले लेंगे, 1/c 0 से Q और Q dq। इसका जब समाकलन करेंगे Q का Q के सापेक्ष, तो हमारे पास आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। W इज इक्वल टू 1/c Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से कैपिटल। अब लिमिट रख देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। परिभाषा से आप W को U कह सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c।
यह है आपके पास में फॉर्मूला नंबर, इस समीकरण नंबर सेकंड, फॉर्मूला फर्स्ट है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी है ये क्या कहता है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचाने के लिए बाह्य स्रोत के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसका नाम है स्थिर विद्युत ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा नाम है इसका। ठीक है, अब इसके दो फॉर्मूले और हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV, अतः हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 C V स्क्वायर। ठीक है, ये इसका समीकरण नंबर थर्ड है, लेकिन फॉर्मूला सेकंड है। ठीक, इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और, हमने Q की वैल्यू निकाल के वैल्यू रखी। अब C की वैल्यू देखो, क्योंकि C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू हमारे पास होगा Q अपॉन V। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूले में, तब क्या होता है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 Q अपॉन V, Q से Q कैंसिल, एंड U इज इक्वल टू हाफ QV। तो ये हमारे पास में है इक्वेशन 4, लेकिन फॉर्मूला थर्ड। इस तरीके से हमारे पास में 3 फॉर्मूले इस एनर्जी के लिए आते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है Q और C, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर आपको गिवन है C और V, तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, और अगर आपको गिवन है Q और V, तो फॉर्मूला आप थर्ड नंबर लगा दें। ठीक है ना। अब ये कहता क्या है कि हमें ये बताना पड़ता है कि ये जो एनर्जी है वो स्टोर कहाँ हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि ये स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। अगर हम इन प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएं, तो उस कंडीशन में इसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के साथ में इसके अंदर जो एनर्जी है वह भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जो वैल्यू है वो थोड़ी देर बाद में हम प्रति एकांक आयतन पर भी निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ डेरिवेशन है जो हमें पता है। अब हम निकालते हैं ऊर्जा घनत्व। अगला टॉपिक जो हमारे पास है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब हो गया ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, है ना, जो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास में अगर सपोज कीजिए कि प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल A, और उसको दिया गया आवेश, संधारित्र को दिया गया आवेश Q है, तो उस स्थिति में प्लेटों के मध्य भाग में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा मध्य भाग में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह होगा हमारे पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है Q अपॉन A, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू हमारे पास होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन हो गई। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा हमारे पास होती है U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो Q की वैल्यू तो हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से Q व 2 से C का मान रखने पर।
एक से तो Q का मान क्या है हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई, और C का मान है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर यानी कि एप्सिलॉन नॉट E A का होल स्क्वायर अपॉन C यानी कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको जब सरल करते हैं तो U इज इक्वल टू हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और जो इसका D है उस D को हम ऊपर इंटू कर देते हैं। तो A से ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D बचेगा, A इंटू D। अगर इसका एरिया A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो इसके बीच का जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है उसका आयतन V इज इक्वल टू AD होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि U इज इक्वल टू को लिखा जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और V, जहाँ V क्या है, A इंटू D आयतन है प्लेटों के बीच। तो प्लेटों के बीच का आयतन हमारे पास में आ गया है V इज इक्वल टू AD। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा, इसको हम लिखते हैं स्मॉल u से, U अपॉन V। U की वैल्यू हमारे पास में है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और V जो होगा वो V से भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा स्टोर है, एनर्जी स्टोर है, उसका फॉर्मूला है प्रति एकांक आयतन। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है संधारित्र के संयोजन के दौरान ऊर्जा। अगर हम संधारित्र को संयोजित करते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, तब उस कंडीशन में क्या ऊर्जा का मान भी अलग अलग होता है, इसे हम देख रहे हैं। तो संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा, संचित ऊर्जा। अगला टॉपिक हमारे पास संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो हमारे पास में संयोजन दो प्रकार के हैं, एक है आपके पास में श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपके पास में है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो इक्विवेलेंट हमारे पास आता है वो V 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास में अगर n कैपेसिटर है तो 1/cn। ठीक है, n कैपेसिटर इन सीरीज। तो ये हमारे पास में वैल्यू आती है। अब एक कोई ऊर्जा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमारे पास में कैपेसिटेंस जो है वो C जो है वो नीचे आता हो हर में, तो हमारे पास में है Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसको हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में लिखें तो Q स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/cn। ठीक है, U इज इक्वल टू हमारे पास हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C1 यानी कि पहली एनर्जी कैपेसिटर की, 2C2 यानी कि दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, और ये nवें कैपेसिटर की एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन प्लस UN।
यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो संयोजन की कुल ऊर्जा है वो प्रत्येक कैपेसिटर के में उपस्थित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर समांतर क्रम की देखें तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn मान के चल रहे हैं। अब कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें C ऊपर आता है तो Q 1/2 CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका 1/2 CV स्क्वायर। तो CV की जगह यहाँ CP लिख देते हैं या C इक्वलेंट लिख देते हैं समांतर क्रम में। तो इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं 1/2 V स्क्वायर और C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn। जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 Cn V स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू, ये पहले संधारित्र की ऊर्जा, ये दूसरे की, और ये nवें संधारित्र की ऊर्जा जो कि जुड़ गई। तो समांतर क्रम संयोजन के दौरान भी संयोजन की कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में उपस्थित ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऊर्जाएं अलग अलग नहीं होती है, ठीक है, समान होती है।